तो चलिए भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल नंबर 3.4 जो कि है ओम्स लॉ। OHM ओम्स लॉ। बेसिकली वो कहता है कि अगर एक गिवन कंडक्टर है, ये गिवन कंडक्टर है, इसका मटेरियल भी डिफाइंड है, इसका लेंथ और एरिया सब डिफाइंड है। अगर एक गिवन कंडक्टर है तो इसमें करंट बहता है बैटरी लगाने के कारण। अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ऐसे ही लिख दीजिए, when potential difference when the applied potential difference across a given conductor is increased, applied potential difference across a given conductor is increased, then the current through the conductor increases linearly। मतलब अगर आपने वोल्टेज डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगा। लीनियरली वाली बात शायद काम की है। एक्चुअली करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और फिर वही बात है कि करंट इज इक्वल टू 1/R इंटू V। जैसे हमने Q को बोला था, V को बोला था Q के प्रोपोर्शनल है, फिर बोला था V इज 1/C इंटू Q। चार्ज दोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। rise in voltage was inversely proportional to a constant point capacity। ऐसा ही लिख दीजिए, here the proportionality constant is R। इस तरह से हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है उन्होंने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R है, called resistance of the conductor। पर ध्यान दीजिए कि इस समय R एक कांस्टेंट की हैसियत से आया है। अब इस कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस है, इसलिए आप इसे अब से चाहें तो रेजिस्टर भी बोल सकते हैं। लिख दीजिए, कंडक्टर हैज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, a conductor has a finite resistance and therefore it is called resistor। It is also called resistor। SI यूनिट रेजिस्टेंस की है ये। एक्चुअली पहले तो V is equal to IR, इसको बोलते हैं ये ओम्स लॉ। V is equal to IR is equal to ओम्स लॉ। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, पर हाँ 5 स्टार वाला है। Q is equal to CV पे भी मैंने 5 स्टार दिए थे, तो V is equal to IR पे भी मैं 5 स्टार दूंगा। R की यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको ओम कहते हैं, और इसका ये सिंबल है ओमेगा। एक ओमेगा ये भी होता है एंगुलर वेलोसिटी वाला, और एक ओमेगा ये भी है रेजिस्टेंस वाला, ये है ओम। एक ग्रीक ओमेगा है तो एक लैटिन ओमेगा है। और अब हेडिंग दे दीजिए, formula of resistance in terms of constructional features of the conductor बोले या of the resistor बोले, वो आपकी इच्छा है। इसका फॉर्मूला कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के टर्म्स। R का एक फॉर्मूला है V/I, उसमें तो R कांस्टेंट है। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के टर्म्स में R का फॉर्मूला आता है ρL/E। इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं।
ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी शायद कोई बेसिक, इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, साइज, वॉल्यूम एटसेट्रा। जैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अब कॉपर की डेंसिटी तो फिक्स्ड ही है, चाहे आप इतना बड़ा कॉपर लीजिए चाहे आप इतना बड़ा कॉपर लीजिए। ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिक्स है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, इसकी रेजिस्टिविटी कम है। जैसे लिख लीजिए कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, इट्स कंडक्टिविटी इज हाई, its conductivity is high, its resistivity is low। हम आगे पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, मतलब इन जनरल क्या है, जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, ये अच्छा कंडक्शन कर रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस कम है। गुड कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी, and copper is a better conductor than aluminium। सर कॉपर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कम है कि ज्यादा? कॉपर अच्छा बेटर कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, थैंक यू। यही बस इतना सा फिलहाल लिख दीजिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। इसको भी और डिटेल में भी पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी वैसे तो कांस्टेंट है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। लिख दीजिए इवन इफ अ वायर इज बेंट इट्स रो डज नॉट चेंज। अगर एक वायर को मोड़ भी दें तो कॉपर ही रहेगा, मोड़ देने से कॉपर सोना तो हो नहीं जाएगा, मोड़ भी दो तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। आर का ये फॉर्मूला है, इसको फिलहाल तो यूं समझ लीजिए कि बस हमने डायरेक्टली ही बता दिया, डिराइव भी किया जा सकता है। पर हाँ, इसमें अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। या ये लिखो मीनिंग ऑफ एल एंड ए, हेडिंग दे दो, एक हेडिंग है मीनिंग ऑफ एल एंड ए इन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। मीनिंग ऑफ एल एंड ए इन द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ओरिएंटेड है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी। एल में वैसे वो ज्यादा तंग करते तो नहीं है। नंबर 1 एल लिख दीजिए और बोल दीजिए L is the length of the current path. L is the length of the current path inside the conductor. L is the length of the current path inside the conductor. जितना लंबा रास्ता करंट तय करेगा कंडक्टर के अंदर, उतने कॉलिजन्स होते रहेंगे ना, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। ऐसे ही लिख दीजिए आप एक लाइन, मोर द लेंथ ऑफ द करंट पाथ मोर द कॉलिजन्स। लेंथ ज्यादा होगी तो कॉलिजन्स ज्यादा होंगे, हेंस ग्रेटर द रेजिस्टेंस। लेंथ ज्यादा होगी तो कॉलिजन ज्यादा होंगे, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये अगर यहां से करंट आ रहा है तो ये लेंथ ऑफ द करंट पाथ, और अगर यहां से करंट आके यहां से जा रहा है तो आपको लेंथ ये लेनी पड़ेगी, ये लेंथ ऑफ द करंट पाथ। कभी कंडक्टर हो सकता है वो बोले ऐसा है और बोले इन पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको लेंथ ऑफ द करंट पाथ ये लेनी पड़ेगी। ये पूरी लेंथ में से करंट होके गया है, जिस लेंथ में से करंट होके गया है उस पूरी लेंथ उसने कॉलिजन्स का दुख सहा है, और उतना ज्यादा फिर उसका रेजिस्टेंस रहेगा। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर करंट यहां से आके यहां से जा रहा है तो दिस इज द लेंथ ऑफ द करंट पाथ।
यहाँ एंटर हो रहा है, यहाँ एग्जिट हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है, यहाँ एग्जिट हो रहा है, तो इतनी लेंथ उसने ट्रेवल की है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द करंट पाथ। एल इसलिए न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एल का मीनिंग ये वाले डायग्राम पे आप 3 स्टार लगा दीजिए। एल इज द लेंथ ऑफ द करंट पाथ, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला होता तो हम 5 स्टार दे देते, और ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड एक बात है, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब असली और कठिन चीज आती है ए। नंबर 2 लिखिए ए, और ए को बोल दीजिए ए इज द एरिया, ए इज द एरिया at right angles to the direction of flow of current. A is the area at right angles to the direction of flow of current. ये भी बड़े काम की चीज है। ये डायमेंशन A है और ये B है, तो ये वाला डायमेंशन जो है ये डायमेंशन C है। तो इसमें जो करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो जो लेंथ है वो C है, और जो A है वो B into A। बड़े काम की बात है। A is the area at right angles to the direction of flow of current. ये, और अगर ये केस है, अगर करंट यहाँ से आ रहा है और ये जा रहा है, तो हाँ ये A और ये B और ये C है, तो लेंथ ऑफ द करंट पाथ जो है वो ये है, यानी कि शायद A है, ये वाला डायमेंशन A है ना, तो ये डायमेंशन A है, लेंथ A है और ये B है, एरिया B into C। ये काफी अच्छी बातें, यूजफुल बातें, ध्यान दीजिए। L is the length of the current path, करंट यहाँ से आया और यहाँ से गया, तो करंट ने कितनी लेंथ ट्रेवल की मटेरियल के अंदर। A is the area at right angles to the direction of flow of current. एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा। ऐसे ही अलग से हम एक नोट बना लेते हैं, a thick wire will have less resistance। थिक वायर जो है उसका लेस रेजिस्टेंस है। मैं इस स्टेटमेंट पे 5 स्टार देना चाहता हूँ। कहीं आगे अंडरस्टैंड, इसको लगातार ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। मोटा वायर है ना, तो बस करंट को बहने के लिए, मोटा पाइप है, मोटे पाइप में से खूब सारा पानी थोड़ा तेज निकलता है, मोटे पाइप में से तो ज्यादा बड़ी पानी की धार निकलती है, तो मोटा वायर जो होगा उसमें से ज्यादा करंट बहेगा। आप डिवाइसेस आपके घर में कनेक्ट होती हैं, आप देखते हैं कुछ डिवाइसेस पतले वायरों से कनेक्ट होती हैं, और ये जो हाई पावर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गीजर, हीटर, ओटीजी टाइप का फ्रिज वगैरह, ये मोटे वायरों से कनेक्ट होता है। कंप्यूटर, जो भी ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, जो भी एलिमेंट्स ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, उनमें मोटा वायर चाहिए होता है, और जिनका थोड़े से करंट से ही काम चल जाता है, उनमें पतले वायर ही यूज किए जाते हैं। खैर एक बस रफ आइडिया रख लें कि मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है तो अच्छा है। मोटे वायर ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है अपने अंदर से करंट को बहने के लिए। बस आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए में, रो के बारे में तो आपको जानकारी दे देंगे, एल और ए आपको डायग्राम में से ध्यान से निकालना पड़ेगा, वो अच्छा सवाल उस पर बन जाता है। सर जी बोलिए। सर ये वाला समझ नहीं आया, कैसे निकालेंगे? ए की डेफिनेशन है, ए इज द एरिया एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसलिए अगर करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और करंट अगर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। करंट के राइट एंगल्स पे एक पहले डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए, और जब भी ए के बारे में आप सोचने बैठे तो पहले बोलिए कि ए इज द एरिया एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो फिर आप बोलिए करंट यहाँ से जा रहा है, सवाल देगा आपको, सवाल बताएगा कि इस स्पेस और इस स्पेस के बीच में रेजिस्टेंस बताइए, मतलब बैटरी इनके बीच में जोड़ी गई है, तो करंट का पाथ ये है, और इसके करंट के राइट एंगल्स पे जो फेस है वो आपको एरिया लेना है।
ओके सर। पहले हम ए जब भी बात करें तो ए के बारे में कॉन्सेप्ट डेफिनेशन बोले, ए इज द एरिया एट राइट एंगल्स, ए इज द एरिया एट राइट एंगल्स, बस। जब ये डेफिनेशन आप दिमाग में लोड कर लेंगे उसके बाद दिमाग सही चलेगा। तो पहला काम है कि स्टेप्स में काम करें, पहले एक ही डेफिनेशन लोड करें दिमाग में, फिर दिमाग अपने आप ही उसको फिर प्रॉपर्ली सोचे। एक हेडिंग दे दीजिए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और ये है करंट पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे के बारे में कभी ज्यादा ऐसे सवाल खास मिलते नहीं, करंट पर मीटर स्क्वायर। और लिख दीजिए जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली आई का फॉर्मूला होता है जे डॉट ए। करंट भी ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट होने के नाते ये स्केलर क्वांटिटी। करंट इज स्केलर and current density is a vector. हम हेडिंग दे देते हैं एक, है ना, ये तो हो गया करंट। ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। जब हम करंट की डायरेक्शन मार्क करते हैं ना वायर पे, एक्चुअली वो फिर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मान ली जाती है। लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट वी मार्क ऑन अ कंडक्टर। करंट की जो डायरेक्शन हम कंडक्टर में मार्क करते हैं इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। पर इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट डेंसिटी पे ज्यादातर सवाल नहीं आते हैं। जे का फॉर्मूला आई बाय ए याद रहे उतना ही काफी है बस। हेडिंग दे दीजिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं और ये 1 अपॉन रो है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी is 1 upon resistivity। सिग्मा से इसको सिग्मा पढ़ते हैं, एक सिग्मा ये भी होता है, एक सिग्मा ये भी होता है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये कंडक्टिविटी। और बस हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, इसमें हम 4 स्टार दे सकते हैं जब फॉर्मूला आ जाएगा तब। करंट डेंसिटी में और कंडक्टिविटी में रिलेशन। मुझे और तो कुछ आता नहीं है, V = IR आता है। मैं V की जगह एक बात लिख सकता हूँ। अब क्या एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी से रिलेट किया जाता है, क्योंकि सब V का टर्म हम हटा रहे हैं और E का टर्म ला रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली E की वजह से ही तो करंट, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो अंदर फील्ड पैदा हुई, फील्ड के फोर्स के कारण ही तो करंट। लिख दीजिए ये बात भी कि हियर V is eliminated and the relation is in terms of E। V को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और फॉर्मूले में E ला रहे हैं। वो खैर अगर फॉर्मूला पूछेगा तो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा कि ऑप्शंस V के टर्म्स में है कि ऑप्शन E के टर्म्स में है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो इंटेंसिटी के टर्म्स में है। तो इंटेंसिटी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है एक प्रकार से। इंटेंसिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV/dx था तो मैं उसे V/L लिख सकता हूँ। अगर वायर के अक्रॉस वोल्टेज V है, अगर वायर के अक्रॉस वोल्टेज V और वायर की लेंथ L है, तो आप ऐसा एक बार लिख दीजिए चलिए कि इंटेंसिटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर।
इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं एंड इट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर। ये अच्छा ही काम है ये फॉर्मूला तो बड़ा ही यूजफुल है। E का फॉर्मूला है V/L, तो मैं यहाँ से V की जगह लिख देता हूँ EL, V की जगह लिख दिया EL और रो की जगह लिख दिया R की जगह लिख दिया रो L/A, तो कम से कम ये और ये तो कैंसिल हो गए। अब I/A को तुम लिखो J और बस एक तो ये J रो लिखो, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और 1/रो को सिग्मा लिख दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड J इज इक्वल टू सिग्मा E, एक ये भी इंपॉर्टेंट। ये दोनों फॉर्मूले पे आप 5-5 स्टार दे सकते हैं। डेरिवेशन की हमें आवश्यकता नहीं है, आपका मन करे तो देख लीजिए, वैसे छोटा सा डेरिवेशन है तो हाँ डेरिवेशन से ही याद करना चाहिए। छोटा सा डेरिवेशन है, वी हम किसी भी डेरिवेशन की शुरुआत एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, और तो हमें भी कुछ आता नहीं है, वी इज इक्वल टू आई आर। बस इंपॉर्टेंट बात यह है, आर को तो तुम रो L/A लिख ही लोगे, तुम वी को E इंटू एल लिखो, बस एल दोनों साइड से काट दो। अरसलान माइक ऑफ करो आपका। V का फॉर्मूला है आई आर, E का फॉर्मूला होता है dV/dx, E का फॉर्मूला है V/L, V का फॉर्मूला है A इंटू एल, R को लिखा रो L/A, LL काट दिया, I/A है करंट डेंसिटी, और तो E का फॉर्मूला एक J रो आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट, और एक आ सकता है J टू सिग्मा। वो पूछेगा क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, यही पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट, बस पक्के पकाए डायरेक्ट नंबर होगी, पक्के पकाए डायरेक्ट नंबर होगी। बस अब आप हेडिंग दे दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो डेफिनेशन तो यही है कि यार फील्ड के फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन में मेटल के अंदर जो वेलोसिटी आ जाती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वर्ड जरूरी है, एवरेज वेलोसिटी acquired by all the electrons, average velocity acquired by all the electrons inside a metallic wire, मतलब collisions को ध्यान में रखते हुए inside a metallic wire is called drift velocity due to force of field। force of field जरूरी है, due to force of field मतलब बेसिकली फील्ड के लगाने पे वो कॉलिजन वाली पिक्चर तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, रैंडम मोशन तो रहेगा ही रहेगा। वो कह रहा है एक अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें और उसकी रैंडम स्पीड की बात करें तो कॉलिजन्स के हमारे जब जब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एंटर हुआ एक वायर में, उसी स्पीड से बाहर निकलता भी, स्पीड चेंज नहीं होती अगर टेम्परेचर नहीं, अगर वो नहीं है, फील्ड नहीं है। फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स है तो एनर्जी है, फील्ड से पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेता है, और अगर फील्ड नहीं है तो उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। हाँ डायरेक्शन रैंडमली चेंज होती है,
ऐसे लिख दीजिए, if field is applied, then particle gains energy from the field, gains kinetic energy from the field. अगर आप उसको फील्ड में चलने के लिए फ्री छोड़ देंगे तो फिर फील्ड के फोर्स से उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो फ्री यूज करेगा, कहीं गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, सो स्पीड इंक्रीजेस, but when no field is applied, thermal speed of the electrons remains same. अब जब से thermal speed कर रहा हूं, बस thermal speed of the electrons remains same, है ना, but velocity changes due to change in direction. Thermal speed उसके ब्रैकेट में रैंडम भी कर सकते हैं, रैंडम स्पीड, टेम्परेचर के कारण तो बस रैंडमनेस ही है, डायरेक्टेडनेस तो है नहीं, तो रैंडम स्पीड सेम रहती है बट इन रैंडम डायरेक्शन कुछ तो भी होती चली जाती है। वो हमने बात लिखवाई थी, फिर से लिख दीजिए, रैंडम वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। random velocity of all electrons will be 0। अब वो फील्ड, अब कह रहा है, अब सपोज हमने फील्ड लगाई, ऐसे लिख दीजिए, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फील्ड फॉलोइंग हैपेंस। फील्ड अगर लगाया है तो फोर्स है क्यू ही, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो माइनस ई एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो एक्सीलरेशन हो गया माइनस ई बाय एम। फोर्स है क्यू ही, चार्ज क्यू को फील्ड ही में लगाएंगे, हम अभी कॉलिजन्स के बारे में इमेजिन नहीं कर रहे। एक्सीलरेशन है माइनस ई बाय एम। और ध्यान रख दीजिए, कि हमेशा ही हम जब भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को या बहुत सारे और भी चैप्टर्स में, आप इस समय इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो साफ साफ लिख दीजिए, इसको एम ई लिख देंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन का में मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें मोशन एक्सेलरेटेड। तो बस फिर तो v का फॉर्मूला u प्लस at लगाया जा सकता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात ना करूं तो मैं फिर माइनस साइन ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है। v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है। किसी एक कॉलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी 0 है, ऐसा लिख दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर अ कॉलिजन, initial velocity just after a collision is considered to be 0. So after a time t, velocity of an electron will be this. अब ये बातें डेरिवेशन के लिए है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है इस समय हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं। पूरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेरिवेशन है वो 12th बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक और भी बात वो कह रहा है कि जब, अब क्या मान लो ये टाइम टी शायद वो टाइम है जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसी से टकरा जाए, तो कह रहा है टाइम जो टाइम जितनी देर बाद कॉलिजन हो रहा है ना, वो भी सबके लिए अलग अलग, कोई जल्दी टकरा गया, कोई देर में टकरा गया, वो तो सब रैंडमनेस तो है ही, टोटल रैंडमनेस है। ऐसी लाइन लिख दीजिए, collisions of electrons occur at random intervals of time. Collisions of electrons occur at random intervals. कोई जल्दी टकरा गया, कोई बाद में टकरा गया, तो हम लोग यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन करते हैं,
हम बोलते हैं मीन फ्री टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। इट इज एवरेज टाइम between two successive collisions. Average time between two successive collisions, और इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। टॉर वाला जो सिंबल है उसको ऐसे कहते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है एवरेज वाला, उसको टाउ कहा जाता है। किसी कॉलिजन में टाइम टाउ से कम लगता है और किसी कॉलिजन में टाइम टाउ से ज्यादा लगता है। इसे हम रिलैक्सेशन टाइम फ्री टाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो टक्करों के बीच में तो मस्त है, बिल्कुल फ्री है। जब टक्कर होगी तब इसका खोपड़ा जलना जाएगा, पहले तो फ्री है तो ये मीन फ्री टाइम। और इतनी देर रिलैक्स भी चल रहा है इसलिए इसका नाम रिलैक्सेशन टाइम है। टाउ का थोड़ा बहुत नाम ही आपको बस पता होना चाहिए। अब अगर मैं एवरेज, अगर मैं टाइम एवरेज ले रहा हूँ ना, अगर मैं टाइम एवरेज ले रहा हूँ तो इतने टाइम के बाद मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बस। अब ऐसा ही लिख दीजिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अ टाइम टाउ, नहीं आफ्टर अ टाइम टाउ नहीं सॉरी, बस एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी दिक्कत दे सकता है एवरेज वर्ड के कारण। अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो होता 0 + v_max/2। पर मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शुरू से लिखा है कि एवरेज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। भाई किसी की वेलोसिटी e τ/m से कम है और किसी की वेलोसिटी e τ/m से ज्यादा है। टाउ एवरेज टाइम है तो एवरेज वेलोसिटी सभी की इतनी आएगी ना कि एग्जाम के लिए मतलब इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये समझना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एवरेज के नाम से अपॉन 2 न लगा दें, इसलिए बस आपको ध्यान देना है। ये फॉर्मूला हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दीजिए। मैं दोबारा समझा दूंगा और वार्निंग लिख दीजिए, एवरेज here does not mean average velocity of an electron. Average here does not mean average velocity of an electron in the interval 0 to tau. ये थोड़ा डेरिवेशन में खेल हो गया, यहाँ बहुत बड़ा खेल हो गया कायदे से। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वरना आप कहते हैं यहाँ वेलोसिटी 0 है और v max है e τ/m, तो एवरेज हो गया e τ/2m, वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है, पूछेगा आपसे कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। नीचे 2 वाला ऑप्शन गलत है, उससे गलत हो जाने की आपकी संभावना है, क्योंकि ये एक वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज नहीं है। किसी की वेलोसिटी इससे ज्यादा है और किसी की वेलोसिटी इससे कम है, तो सबकी एवरेज है। ये एवरेज है तो ये पूरा एवरेज आ गया। ये खैर समझने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसी को पढ़ना है बस। और ये 5 स्टार वाला फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है e τ/m। बस ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, मेन तो खैर यही था जो भी था। लिख दीजिए बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी a net transport of charges across any area perpendicular to E
परपेंडिकुलर टू ई। बस एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। अब आप एक्सप्रेशन दे दीजिए। अब आप एक हेडिंग, अच्छा पहले तो ये डिफाइन करिए, हेडिंग दे दीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम कुछ अगले डेरिवेशन से जा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, खाली फ्री वाले, फ्री को हाईलाइट कर सकते हैं बस, पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन का फॉर्मूला है n बाय v, यह नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे मटेरियल में, पूरी वॉल्यूम में अगर n टोटल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स नहीं या टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बिल्कुल जो अपने एटम को छोड़ चुके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल एन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ये है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी यूनिट होगी पर मीटर क्यूब, 1/मीटर क्यूब। जैसे मैं आपको कॉपर के लिए बताता हूँ, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू आती है, याद करने की जरूरत नहीं है। और कॉपर n की वैल्यू है 8.4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में तो बहुत सारे एटम आ जाएंगे, कई एवोगैड्रोस नंबर। 1 मीटर क्यूब तो बहुत सारी वॉल्यूम होती है। पानी की बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 मोल ऑफ वाटर इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 18 सेंटीमीटर क्यूब। 18 सेंटीमीटर क्यूब में ही 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। और हर मॉलिक्यूल में हम फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ही नहीं रहे। खैर इन्हीं में बहुत सारे होंगे। 1 मीटर क्यूब इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, उसमें कई हजारों एवोगैड्रोस नंबर के बराबर समान मटेरियल समा जाएगा। और खैर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो गुड कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वैल्यू कुछ इस रेंज में रहती है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इसमें अगर कोई काम की बात यह है तो यही यही बस बात काम की है। क्वेश्चन लिख देते हैं आप, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि कैलकुलेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर इन द यूनिट ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब के बजाय पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं तो ये बोलूंगा कि लेट 8.4 into 10⁻28 per meter cube is equal to x per centimeter cube। अब इसमें आप बोल दीजिए 8.4 into 10⁻28 और मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो क्यूब is equal to x upon सेंटीमीटर क्यूब। तो जाएगा 8.4 into 10⁻28 अपॉन ये 110 के स्क्वायर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इसको x अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये अब कैंसिल हो जाएगा और अब x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8.4 into 10⁻28 अपॉन 10 to the power 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.4 into 10⁻22। उसने कहा कि आप 8.4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब को पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। तो हमने कहा मान लेते हैं कि ये x है पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर बस कोशिश की कि यहाँ का सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ का सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाए, तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। पर मीटर क्यूब में अगर बहुत ज्यादा है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में तो थोड़े से ही होंगे, एटम्स भी कम है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। खैर ये हाँ न्यूमेरिकल में कभी कभी दे सकते हैं वो n की वैल्यू। हमें तो फिलहाल आपको सिर्फ n का नाम
इंट्रोड्यूस करना था कि n क्या होता है। अब आप हेडिंग दे दीजिए रिलेशन बिटवीन करंट इन अ वायर, रिलेशन बिटवीन करंट इन अ वायर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Relation between current in a wire and drift velocity. तो यार बेसिकली जो आई है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम, आई तो यही है। अब जो चार्ज होता है वो होता है एन ई, एन ले लूंगा एन ई बाई टी, where n is the total number of free electrons, n is the total number of free electrons, और small n होता है n by v, that is n by area into length, तो n हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ। अगर ये सिलेंडर है वायर, सिलेंड्रिकल वायर है तो एरिया इनटू लेंथ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो I is equal to NaL into E by 2 T, तो I हो जाएगा NEA into L upon T। ये डेरिवेशन भी अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली इस तरह से एनसीईआरटी में डेरिवेशन हाईलाइट नहीं किया गया है। और बस फिर फाइनली L by T को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला है I का NEA VD 5 स्टार, डेरिवेशन नॉट टू बी डन। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है। I का फॉर्मूला है NEA VD, फॉर्मूला मेरे हिसाब से तो बड़ा ही काम का है। डेरिवेशन आपको दोबारा एक बार भी नहीं देखना है। बस फिर ये भी लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I का फॉर्मूला है NEAVD, I by A हो जाएगा NEVD, J का फॉर्मूला हो जाएगा NEVD, तो इस पे भी 5 स्टार। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है NEVD। एक ही बात है, I को NEVD से फिर बड़ी आसानी से निकल तो रहा है। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आपको ये फॉर्मूले पढ़ाए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला है J by NE और एक फॉर्मूला है E tau by N। ये अलग से फिर से 5 स्टार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला I upon NE रहेगा, फिर J by NE रहेगा और ये E tau by N रहेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सवाल में करंट देखे वो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सवाल है या ई में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सवाल है। ये तो हम समझते हैं, एक लाइन डैश करके लिख दीजिए कि मोर द इलेक्ट्रिकल फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी मोर विल बी द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे करंट ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसलिए करंट ज्यादा होगा। अगर आप ई ज्यादा लगाएंगे, ये अच्छी थियरी है, बढ़िया थियरी है, थोड़ी डेप्थ डेवलप होती है। अगर ई ज्यादा लगाएंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा तेज चार्ज बह रहा है तो फिर करंट ज्यादा है। अगर ज्यादा तेज पानी बह रहा है तो पानी का वाटर करंट ज्यादा है। फील्ड ज्यादा लगाओगे तो फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा
ज्यादा वेलोसिटी से पानी बह रहा है तो पानी का करंट ज्यादा, और वाटर करंट, पानी का करंट ज्यादा। और फिर फाइनल लास्ट एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन, या बस फॉर्मूला ऑफ रो लिख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमने देखा फिर से I is equal to NE VD, I is equal to NEA, VD को E पावर बाय M, तो I हो जाएगा N E स्क्वायर, E स्क्वायर हो गया into A बाय M तो पावर, और इंटेंसिटी को मैं लिख देता हूँ V बाय L। मैं V बाय I इधर ले आता हूँ, L हो गया जैसे NE स्क्वायर A पावर बाय M into V बाय I। इस V बाय I को मैं R लिख लूंगा, L हो जाएगा NE स्क्वायर A पावर बाय M into R। फिर मुझे, मैं R को चाहूँ तो रो L बाय A भी लिख सकता हूँ, NE स्क्वायर A पावर बाय M रो L बाय A, एक LL कैंसिल हो गया और एक A और A कैंसिल हो गया। एक बार फिर डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा कट कर सकता हूँ मैं। रो का मेरे पास फॉर्मूला आ गया M अपॉन NE स्क्वायर का, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रो का फॉर्मूला है M अपॉन NE स्क्वायर का। हाँ, इस फॉर्मूले पे भी 5 स्टार। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो M है वो किसका मास है। ये इलेक्ट्रॉन का ही मास है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अगर मुझे याद कराना हो इस फॉर्मूले, थोड़ा सा पूरा लिख देता हूँ। M इलेक्ट्रॉन रो into NE square tau is equal to M इलेक्ट्रॉन। मैं इसे याद कराने के लिए बोल सकता हूँ रो नहीं नहीं टू ताऊ, ताऊ रो मत, मैं तुझे मेले लेके जाऊंगा, मेले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मेले पढ़ रहा हूँ। रो नहीं टू ताऊ, चल मेले ले चलता हूँ तेरे को, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, काफी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। रो का मैंने भी फॉर्मूला पढ़ा है M अपॉन NE स्क्वायर का, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, लिख दीजिए आगे। Here N is the number of free electron number, N the free electron density is constant for a given metal। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल के साथ कांस्टेंट है। Even if the temperature of metal increases, even if the temperature of metal increases, N is assumed to be constant। थोड़ा सा फर्क पड़ता जरूर है, पर हम लोग तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो खैर नहीं बढ़ने वाले। एन जो है वो हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, आपको उसमें कोई लॉजिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये सही है कि गलत है। हम एक पर्टिकुलर मेटल के लिए एन को तो कांस्टेंट मानते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट टाउ इज नॉट अ कांस्टेंट।
मतलब टाउ इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब ये टाउ वेरीज विद टेम्परेचर, टाउ टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, सॉरी चेंज होती है। वो हम सोच सकते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो शायद कॉलिजन जल्दी जल्दी होंगे। लिख सकते हैं कि इन मेटल्स, ये मेटलों की बात चल रही है, इन मेटल्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कॉलिजन अकर्स फास्टर। मेटल में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की रैंडम स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की रैंडम स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, टाउ विल डिक्रीज एंड सो रो विल इंक्रीज, रो विल इंक्रीज। और मैं इस सिलसिले में एक आखिरी डेफिनेशन आपको और दे देता हूँ, फिर हम इस सारे फॉर्मूलों की समरी बना लेंगे, सारे फॉर्मूले समाप्त हो जाएंगे। एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक टर्म और है, और वो है मोबिलिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 3.5.1 में दिया है। मोबिलिटी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको म्यू लिख दीजिए, इसको म्यू से लिखते हैं, एंड म्यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस खाली फॉर्मूला ही काफी है, सिर्फ फॉर्मूला ही लिख लीजिए, 5 स्टार इस पे लगा दीजिए। म्यू का फॉर्मूला है वीडी बाई ई। इसकी यूनिट क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और इंटेंसिटी है वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, इसकी यूनिट पे अलग से 5 स्टार दे दीजिए। मोबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हेडिंग दे सकते हैं आप, फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी बस इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो म्यू का फॉर्मूला वीडी बाई ई है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब इसका तो आप समझते हैं कि भाई ज्यादा फील्ड लगाओगे तो ज्यादा वेलोसिटी आएगी आएगी, बस वही उन्हीं की रेशियो है। तो मैं ई ई टाउ बाय एम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ई से डिवाइड कर देता हूँ, तो म्यू का फॉर्मूला एक आ गया ई बाय एम इनटू टाउ। ये म्यू का एक फॉर्मूला है, ये खैर कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 3 स्टार फिर भी आप दे सकते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, हो सकता है कि फॉर्मूला पूछ। एक लास्ट रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, एक लास्ट रिजल्ट लिख दीजिए, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, ये इसमें डायरेक्टली दिया तो नहीं। बस रो का फॉर्मूला है m अपॉन n स्क्वायर टाउ, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा n स्क्वायर टाउ अपॉन m, उसमें से e बाय m इनटू टाउ में अलग कर लेता हूं, n e इनटू e टाउ बाय m, तो सिग्मा हो जाएगा n e म्यू, ये आ गया। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है कि रो नहीं तो टाउ मेरे लेके जाऊंगा, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो जाएगी इसका उल्टा। अब मेरे को म्यू के टर्म्स में लाना है, तो इसको मैंने सेपरेट कर लिया। सिग्मा का फॉर्मूला एन ई म्यू एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं मैं इसके कितने स्टार लगाऊं, पर हम ये काम का है, मेरे ध्यान से तो आप बाकायदा इस पे 5 स्टार दे सकते हो, और क्या लिख दीजिए अलग से कि नॉट इन एनसीईआरटी। अब हम समरी बनाते हैं आज की, सारे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, एक पढ़ा v इज इक्वल टू आई आर, फिर पढ़ा r इज इक्वल टू रो एल बाय ए, फिर रो इज इक्वल टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ, फिर I is equal to n e a d d, फिर J is equal to I by a is equal to sigma e, और शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equal to e a tau by m,
मोबिलिटी इज इक्वल टू वी बाई टी और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन टी। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, शायद सारे कवर हो गए। यही थोड़ा कमजोर होगा अपना, शायद एक यही थोड़ा कमजोर होगा बस, या ये थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसकी तो डेफिशिएंट है भी। सी न्यू, हर बार आप नया देखें, सी न्यू, एनी न्यू, सिग्मा, साइन, हर बार आप नए साइन करिए, साइन न्यू, नटवरलाल बन जाइए, सिग्मा न्यू, यही है बस थोड़ा। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। काफी सारे फॉर्मूले हैं, अधिकांश इंपॉर्टेंट है, तो या तो फॉर्मूले पूछेगा या बस सिंपल छोटे छोटे न्यूमेरिकल। और जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल एन ये जो